नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आनंद। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 15 फरवरी और आज से क्लास 10th के CBSE बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि इंग्लिश का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से करके आए होंगे। 20 तारीख को साइंस का पेपर है और साइंस के पेपर के लिए MCQ सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज जो है मेरे चैनल पर रेगुलर 20 तारीख तक डलेगी, देखना ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अपनी प्रिपरेशन के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते हैं तो academy_maths_science पर फॉलो करें। यह है MCQ सीरीज पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके देखें। मैथ की भी सीरीज चल रही है, तो समय मिलेगा तो उसको भी जरूर देखें। मैथ के प्रिपरेशन के टाइम देख लेना, वरना अभी साइंस पर फोकस करते हैं। आइए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहले क्वेश्चन में कहा गया सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो लाइट है। आपको पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से हो सकती है, एक लाइट की मदद से, दूसरी हीट की मदद से और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो यहां लाइट की बात की जा रही है, यानी फोटो डिकम्पोजिशन की बात की जा रही है। तो सी इज द राइट ऑप्शन, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम धूप में रख दें सनलाइट के प्रेजेंस में तो ब्रोमीन गैस इवॉल्व होती है और सिल्वर अलग हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। पहली वाली रिएक्शन है फेरस सल्फेट की, ये हीट की मदद से होगी, ध्यान रखना। दूसरी वाली रिएक्शन है वाटर का डिकम्पोजिशन, ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होगा। एंड अगेन लास्ट डी ऑप्शन जो है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी डिकम्पोजिशन हीट की मदद से होता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं। देखो जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक, क्योंकि जब इनको वाटर में डिसॉल्व कराया जाता है तो ये बेस बनाते हैं। अब वो अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करेगा, जैसे सोडियम पोटेशियम है तो एल्कली बना लेंगे, कुछ हैं जो वाटर सोल्यूबल बेस बना लेंगे, कुछ वाटर सोल्यूबल बेस नहीं बनाएंगे। उन्हीं में से आपका एल्यूमिनियम और जिंक ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जिनका डुअल नेचर है, मतलब वो बेसिक भी है मेरे बच्चों और वो एसिडिक भी है। ऐसे ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो बेसिक एसिडिक दोनों है, इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक, हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स को कंसीडर करके आपको बताना है किस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होगा। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है ऐसे सॉल्ट्स जिनमें पानी क्रिस्टल के रूप में मौजूद है, जिनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। अब जनरली इनके फॉर्मूलों में यहां पर लिखा हुआ नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनके फॉर्मूलों में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन है वो है सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि Na2CO3 जिसको भी याद है डॉट 10H2O, ये मेरे को बताइए क्या ये आपके वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है? अगर आपको याद हो। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है जी। तो इसमें पानी के डेका मतलब 10। कैल्शियम सल्फेट में पानी के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2H2O होता है, तो डाइहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, यानी 5H2O। और फेरस सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के क्रिस्टल के, यानी हेप्टाहाइड्रेट होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम हीट करें तो ये एनहाइड्रस में भी कन्वर्ट हो जाता है। एनहाइड्रस का मतलब है जिसमें पानी के क्रिस्टल उड़ चुके हैं, डेड, बर्न्ड जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नेम बताओ एंड फॉर्मूला बताओ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। अब देखो कॉमन होने वाली मिस्टेक क्या है ना, जैसे ही थर्ड मेंबर की बात आती है तो बच्चा ना सोचता है कार्बन की संख्या कितनी, 3, और कार्बन की संख्या 3 पे आता है प्रोप और एल्काइन में आता है आइन। तो फटैक से करने के चक्कर में, फटैक से फुर करने के चक्कर में प्रोपाइन को आंसर मारता है और अपनी बर्बादी 1 नंबर की लिख लेता है। तो भाई साहब आपको ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एल्काइन परिवार का पहला जो मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, उसमें कम से कम 2 कार्बन एटम होने चाहिए, क्योंकि एल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड शेयर करता है।
अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड शेयर करता है, ये करता किसके साथ है? कार्बन के साथ। तो जब दो कार्बन होंगे ही नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड शेयर होगा ही नहीं, और जब ट्रिपल बॉन्ड शेयर नहीं होगा तो एल्काइन बनेगा नहीं। मतलब अगर फर्स्ट मेंबर पे दो कार्बन है तो थर्ड मेंबर पे कितने कार्बन होंगे मेरे भाई? बोलोगे तभी तो समझ में आएगा ना। जब मैं ये बोल रहा हूं तो आप अपने मुंह से बोलो कि सर थर्ड मेंबर में चार कार्बन होंगे, चार कार्बन पे बट और एल्काइन पे आइन, तो नाम पड़ा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन देखो कहां है, ये रहा C4H8, और ये रहा C4H6। अब सवाल देख, मतलब समझो, देख रहे हो? क्योंकि जो यहां भूल गया कि भैया एल्काइन मतलब CnH2n-2, वो और बर्बाद है भाई। C4H6 यानी डी इज द राइट आंसर, सी भी गलत है। ये बात ध्यान रखना, एल्कीन और एल्काइन का अगर होमोलोगस सीरीज बनाना है तो पहले मेंबर में कम से कम दो कार्बन एटम लेने हैं, ये बात ध्यान रखना। पांचवा क्वेश्चन, एक मेटल एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे, मेटल है मर्क्यूरी और नॉन मेटल है ब्रोमीन, दैट इज सी इज द राइट आंसर। मर्क्यूरी का सिंबल है Hg और ब्रोमीन का सिंबल है Br। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा गया MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई गई है और ये प्रोडक्ट्स बने हैं। रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, नो डाउट ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन इस केस में आपको बताना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस। देखो जी, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उसमें O2 या तो ऐड हो रहा होगा या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं। और जो रिड्यूस्ड हो रहा होगा उसमें से O2 रिमूव हो रहा होगा और H2 क्या हो रहा होगा? ऐड हो रहा होगा। अब मेरे भाई आप यहां पर देख सकते हो MnO2 जब यहां गया तो बना MnCl2, यानी ऑक्सीजन क्या हुआ है? रिमूव। तो इसका मतलब है MnO2 रिड्यूस हुआ है, MnO2 रिड्यूस हुआ है, और HCl खुद कन्वर्ट हुआ है वाटर में। तो वाटर में कन्वर्ट हुआ है मतलब O2 ऐड हुआ है तो ऑक्सीडाइज हुआ है। अब कहने का मतलब है MnO2 रिड्यूस हुआ है, ऑप्शन तो यहां भी है। HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑप्शन यहां भी है। तो कंफ्यूज हो गए ना। लेकिन फिर वहीं हमें डी ऑप्शन दिखता है जिसमें दोनों बात कही गई और दोनों बात बिल्कुल सही कही गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको डी लगाना है। देखो, अगर आपको ना कोई भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ऑक्सीडाइज क्या होता है या रिड्यूस क्या होता है, या आप ये पता नहीं लगा पाए, तो आप बी और सी में से कोई एक ऑप्शन मारोगे और आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकंड थिंग, मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं, कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसका हुआ है पूछ दे, तो ऑप्शन में अगर ऐसी चीजें दिख रही है जहां प्रोडक्ट साइड की चीजें प्रोडक्ट्स हैं तो वो कभी ऑप्शन होगा ही नहीं। मतलब कहने का ये, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मेरे ऑप्शन में कहीं दिख जाता MnCl2, H2O, Cl2, तो इन ऑप्शन को मैं पहले काटता, क्योंकि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, किसका हुआ, ये हमेशा रिएक्टेंट का ही होगा, क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो तब बनता है जब हो जाएगा। इसलिए ये एक चीज आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकती है, बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड किया गया जिंक में इन अ टेस्ट ट्यूब और फिर गर्म किया गया, रिएक्शन जो हुई उसको बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? देखो भाई, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है मेटल की रिएक्शन बेस के साथ या एल्कली के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि बनता है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पे रिलीज होगी। जनरली तो ये रिएक्शन जो होती है वो एसिड के साथ होती है, बट बेस के साथ भी हो रही है। अब क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट के बनाता है सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला है Na2ZnO2, और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। तो अब आप ये देख लो कि आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। ये तो जाहिर सी बात है कि फॉर्मूले में ये बिल्कुल गलत है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना सोडियम जिंकेट का, Na2ZnO2, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो फिर आप गड़बड़ हो जाओगे। तो इससे पता लग गया ना, ये वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो सी भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब रह गए ये दोनों, वाटर बनेगा नहीं, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या है सही? डी। कई बार एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको सही उत्तर पता लगाने में हेल्प कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना है, कई बार नॉट जो है वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। कहता है डीएनए कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। ये बात बिल्कुल सही है और हमें
फॉल्स बात ढूंढनी है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन में कहता है डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, ये भी बात बिल्कुल सही है कि डीएनए की वजह से ही प्रोटीन्स बनेंगे। तीसरी बात ये कहता है कि चेंज इन द इंफॉर्मेशन लीड्स टू डिफरेंट प्रोटीन, अगर इंफॉर्मेशन में चेंज होगा तो डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब तीन ऑप्शन नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन तो डी ही होगा, पर ऑप्शन डी कहता क्या है कि फीचर्स विल रिमेन द सेम इवन इफ द प्रोटीन चेंज। भाई अगर प्रोटीन ही चेंज हो गया, समझना बात को, इन्फॉर्मेशन में चेंज होने की वजह से प्रोटीन ही चेंज हो गया तो फीचर सेम कैसे रह जाएंगे, फीचर्स भी तो डिफरेंट आएंगे। और यहां तो कह रहा रिमेन द सेम, मतलब ये बात गलत है, ये बात एक्चुअली में क्या है, गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटीन चेंज होने की वजह से, प्रोटीन चेंज होने की वजह से फीचर्स सेम नहीं रहते। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन्हें नर्व सेल ध्यान रखिएगा, इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स वो होता है जो सिग्नल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में ही न्यूरॉन्स के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसमिट होते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में, उसको क्या बोलते हैं? देखो जनरली होता क्या है ना कि एक न्यूरॉन का जो एक्सन एंड होता है, जहां वो खत्म होता है न्यूरॉन फर्स्ट वाला, और सेकंड वाले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है, ये दोनों ना आपस में एक दूसरे के साथ एक गैप शेयर करते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं सिनैप्स। सिनैप्स जो भी समझ लीजिए आप, भावनाओं को समझिए। तो एक्चुअली में यहां पर क्या होता है ना, यहां पर होता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसका आंसर है सी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो केमिकल रिलीज होता है उस केमिकल का नाम क्या होगा, तो उस केमिकल का नाम होगा न्यूरोट्रांसमीटर, ध्यान रखिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये मेरा ऑर्गन है और यहां पर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स चिपके हुए हैं जहां से एक सिग्नल जनरेट होगा और फिर वो आगे ट्रांसफर होगा, फिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करते हुए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, तो इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो साइनेप्स देखने को मिलता, जो केमिकल ये वहां रिलीज होता है उस गैप में, उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, दैट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, क्रोमोसोम्स को लेके 4 बातें यहां पर लिखी हुई हैं और कहता है कौन सा स्टेटमेंट 1, 2 या 2 से ज्यादा करेक्ट है। पहला है कि क्रोमोसोम कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन अभी पीछे क्वेश्चन आया था, जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है इंफॉर्मेशन। जैसे मेरे अंदर मेरे पेरेंट्स के जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आपके अंदर आपके पेरेंट के जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसी को हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इसको ले जाने का काम क्रोमोसोम्स का ही है। दूसरा कहता है क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर आपने क्लास 9th का सेल चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्रोमोसोम्स नाम दिया। वैसे तो उसको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, पर ये क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं कब, जब सेल डिवीजन के टाइम पर ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, अदरवाइज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स के रूप क्रोमेटिन मटेरियल के होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल। देखो भाई ये बात बिल्कुल गलत है। पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे मेल में पाए जाने वाले स्पर्म्स और फीमेल में पाए जाने वाले ओवम को बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों ही सेल्स के अंदर अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड क्रोमोसोम, दैट इज ओनली 23 क्रोमोसोम्स। तो ऑलवेज यहां पे लगा के इसने काम खराब कर दिया। चौथा कहता है आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पर ही ये विजिबल होगा और फिर इंफॉर्मेशन को एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में लेके जाएगा। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिना किसी दुविधा के सी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन, कब एक स्टोमेटा, आपको बताना चाहिए स्टोमेटा हिंदी में जिसको रंध्र बोलते हैं, लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, ये कब बंद होगा, इसके भी लेके 4 बातें कही गई हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी बातें सही हैं। देखो जब वो कहता है कि स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बात तो भाई बिल्कुल गलत है क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए तो उसको स्टोमेटा क्या करना पड़ेगा, ओपन, ताकि गैस का एक्सचेंज हो सके, गैसियस एक्सचेंज हो सके। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, तो दिस कैन बी द रीजन कि जब मुझे CO2 चाहिए ही नहीं
पौधों को CO2 चाहिए ही नहीं, तो वो स्टोमेटा ओपन करेंगे क्यों? तो स्टोमेटा वहां पे क्लोज हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल। जब पानी फ्लो होता है आउट ऑफ द गार्ड सेल, बिल्कुल बात एकदम सही है, क्योंकि जैसे ही गार्ड सेल वाटर लूज करेंगे, जिसको ट्रांसपिरेशन भी कह रहे हैं, ड्यू टू द श्रिंकेज, गार्ड सेल के अंदर स्टोमेटा क्या हो जाता है? क्लोज। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल उसका उल्टा है कि जब पानी अंदर जाएगा गार्ड सेल में, जब पानी अंदर जाता है तो स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग होने की वजह से स्टोमेटा क्या होता है? ओपन। हमें क्लोज की बात कही गई है। तो सेकंड एंड थर्ड आप देखिए, सेकंड एंड थर्ड अगेन सी इज द राइट ऑप्शन। पिछले के भी आंसर सी था और इसका भी आंसर सी है। तो करेक्ट रीजन इन दिस प्रोसेस इज सेकंड एंड थर्ड, जो है वो वेल डिफाइन कर रहा है। अगर देखिए वीडियो के आप यहां तक पहुंच गए और आपको वीडियो पसंद आ रही है, उम्मीद है पसंद आनी भी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को एकदम पुख्ता करिए। 20 मार्च को हमारे साइंस का बोर्ड एग्जाम्स है। लगातार मैं आपको MCQ सीरीज दे रहा हूं, और मैं पूरी कोशिश में हूं कि मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊं, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आऊं। अगर आपको किसी थ्योरी पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप इस थ्योरी पे जिस पे चाहिए उसका नाम कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उस जरूरत को पूरा करने का। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, किस जीव में मल्टीपल फीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कारण है, माध्यम है? आंसर है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो आपका मल्टीपल फीजन करता है। ध्यान रखना, जो लीशमेनिया है, जो आपका पैरामीशियम है, ये सब आपके क्या करते हैं? बाइनरी फीजन। ठीक है, ये सब आपके क्या करते हैं? बाइनरी फीजन करते हैं। अमीबा भी बाइनरी फीजन करता है। ईस्ट में आप बडिंग देखने को आपको ईस्ट में मिल सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि सेम साइज की इमेज बने। भाई एक चीज ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस पहला क्या होता है? जो बीच से मोटा और कॉर्नर से पतला हो, यानी थिक एट द सेंटर, थिन एट द एज। फिर लेंस के दो फोकस होते हैं दोनों साइड, और उसके ट्वाइस डिस्टेंस पे 2f1 और 2f2 हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2f1 पर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी जो इमेज बनेगी, उसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनती है? उसकी इमेज बनती है 2f2 पर, और साइज भी कैसा होता है? सेम साइज होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में इकलौता एक ऐसा केस है जिसमें 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखने पर 2f2 पर इमेज मिलती है, और इमेज का साइज मेरे बच्चों सेम होता है। ठीक है, इमेज क्योंकि स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड हो रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र का जो लेंस सिस्टम है एक इमेज बनाता है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर। उस सेंसिटिव स्क्रीन का नाम क्या है? उस सेंसिटिव स्क्रीन का नाम रेटिना है। रेटिना पर ही हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। स्क्रीन है वो, रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। ऑप्टिक नर्व का काम ब्रेन तक उस इमेज के इंफॉर्मेशन को लेके जाना है। सिलियरी मसल्स का काम है पावर ऑफ अकोमोडेशन में हमारी हेल्प करना, हमारी मतलब हमारे जो आई लेंस है उसकी हेल्प करना, ताकि हम नियर यानी 25 सेंटीमीटर तक का देख सकें और फार पॉइंट इंफिनिटी तक का देख सकें। ध्यान रखना, नियर पॉइंट 25, फार पॉइंट इंफिनिटी है। और कॉर्निया का काम है लाइट एंटर जब करती है तो लाइट एंटर कॉर्निया से करती है, और रिफ्रैक्शन कराने का काम भी कॉर्निया का है। ठीक है, वैसे इसका आंसर है डी, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 15 द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर पूछा है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस होती हैं। स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस होती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ये सारे तो स्ट्रेट और पैरेलल लाइन है नहीं। ठीक है, ये वाला हो सकता था, पर ये जो ऊपर की दो कर्व लाइन दे दी इसकी वजह से मामला खराब हो गया। तो इसका आंसर जो है 15 का आंसर ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आइडेंटिफाई द फूड चेन जिसमें ऑर्गेनिज्म सेकंड ट्रॉपिक लेवल का मिसिंग है। देखो घुमा दिया क्वेश्चन। भाई ग्रास को गोट खाएगा, गोट को लायन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जू प्लैंकटन उसको फाइटोप्लैंकटन खाएंगे, ये एक्वेटिक फूड चेन है। उसको स्मॉल फिश खाएगी, बिल्कुल सही बात है, उसको लार्ज फिश खा लेगी। टिड्डा, ग्रास हॉपर, ग्रास मतलब अगर मैं आगे पीछे इसको अरेंज करूं तो ग्रास को खाएगा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खा लेगा कौन? फ्रॉग, फ्रॉग को खा लेगा कौन? स्नेक, स्नेक को खा लेगा कौन? ईगल। तो सब सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर मैं कह रहा हूं ग्रास, तो ग्रास को खाने वाला तो इनमें से कोई है ही नहीं। भाई ये कार्निवोर, ये कार्निवोर, ये कार्निवोर, ये प्रोड्यूसर्स, तो मेरे भाई हर्बीवोर कहां गया? अच्छा, कई बच्चे ना इस क्वेश्चन में बेहोश जो होंगे, बेहोश एकदम चारों खाने चित हो जाएंगे। वो इसलिए हो जाएंगे कि सर ग्रास स्नेक फ्रॉग वाले में टाइगर घुसा दिया। अरे भावनाओं में नहीं बहना। आप ये देखो कि अगर आपको इसको अरेंज करने को कह दिया जाए तो क्या इसमें कोई कड़ी मिसिंग है? बिल्कुल है। ग्रास को कौन खाएगा? तीनों ही नहीं खाएंगे ना। शेर भूखा है मगर घास तो खाने से रहा। लाइक ठोकिए, पता चल चुका है आपको इसका आंसर जो है वो सी है। हाँ बोलना पड़ेगा, उपाय नहीं है। चार बैक टू बैक असर्शन रीजन आपको पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स में 17 से 20 जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, चार क्वेश्चन असर्शन रीजन के होने वाले हैं। कई बच्चे तो इतने होते हैं होनहार जिन्हें पता ही नहीं होता कि असर्शन रीजन के ऑप्शंस क्या होते हैं। भाई शुरू में लिखे होते हैं, पढ़ लेना। पहले असर्शन की बात करता हूं, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 का असर्शन क्या कहता है? द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि एयर में डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है, पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है, इसलिए उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा है। कहता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। मैंने अभी आपको रीजन बताया और इसी रीजन को इसने उल्टा लिख दिया। मतलब मेरे भाई रीजन क्या है? गलत। असर्शन क्या है? सही। तो ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई? सी। ठीक है। 18वें पे 18वें का असर्शन कहता है द रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात कह रहा है। ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि यहां पर ना सिर्फ नेचुरल की जगह आर्टिफिशियल लिख दिया था। बच्चे ढंग से बर्बाद हो गए थे अगर उन्होंने इस वर्ड को, कई बार इतने फ्लो में पढ़ते हैं ना बच्चे, ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब देखो गलत भी नहीं है भाई, पढ़ के जा रहे हो हमारे चैनल से, आपको पता होना चाहिए भाई आता है। पर इतने भी भावनाओं में मत बह जाओ कि नेचुरल दिख रहा है और उसको आर्टिफिशियल दिख रहा है और उसको नेचुरल समझ लो। तो असर्शन सही है। द रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर। भाई ओवरहेड होगा तो कभी नहीं बनेगा। ध्यान रखना, अगर आप खड़े हो तो आपके पीछे सूर्य देवता होने चाहिए, तब आपको यहां रेनबो दिखाई देगा। आपको ये चीज समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रेनबो तभी बनेगा जब ओवरहेड ना हो। कहां हो? स्काई में लो हो, और जनरली आपके पीछे होना चाहिए, बिहाइंड द ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो मेरे भाई अगेन रीजन गलत है और असर्शन सही, रीजन गलत, तो ऑप्शन सी। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। 19वें क्वेश्चन का असर्शन क्या कहता है? 19वें क्वेश्चन का असर्शन कहता है एक्यूमुलेशन ऑफ। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, कलेक्ट होना, कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल मैक्सिमम होता है इन ऑर्गेनिज्म, उन जीवों में जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल अटेंड करते हैं। बात बिल्कुल सही है। प्रोसेस का नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस डेफिनेशन को भी याद रखना। ये वो प्रक्रिया है जिसमें हर एक ट्रॉपिक लेवल पर, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर टॉक्सिक वेस्ट, हार्मफुल केमिकल का लेवल जो है वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है। तो जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे बैठा है उसमें हाई होगा, यानी असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या कहा गया? हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट दीज फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। देखो बात तो ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये इस प्रोसेस को डिफाइन नहीं कर रहा कि अगर हमने क्रॉप्स को डिजीज और पेस्ट से बचाने के लिए उस पर हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल किया, तो लास्ट वाले ट्रॉपिक लेवल में उसका कंसंट्रेशन एक्यूमुलेट कैसे हो गया, हाईएस्ट कैसे हो गया, मैक्सिमम कैसे हो गया? रीजन ये है कि ये जो हार्मफुल केमिकल होते हैं ना, बॉडी से आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। मतलब कहने का मतलब है बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं करती, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप होते हैं। तो जब इसको क्रॉप को कोई हर्बीवोर खाएगा तो उसकी बॉडी खुद भी बनाएगी, फिर उसको कोई खाएगा तो वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है। इसका ऑप्शन बी है। बी इसलिए है, समझिएगा, कि बात दोनों सही है, लेकिन हार्मफुल केमिकल का क्रॉप पे छिड़कना उसको बचाने के लिए ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को डिफाइन नहीं करता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 20, इस एमसीक्यू सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। असर्शन कहता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी जब जिंक ऐड किया जाएगा नाइट्रिक एसिड के साथ। बात बिल्कुल सही है।
अभी किसी एमसीक्यू में मैंने ये जिक्र किया था अपनी साइंस की एमसीक्यू सीरीज में कि मैंगनीज और मैग्नीशियम दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मेरे बच्चों क्या करते हैं मेरे भाई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। अदरवाइज बाकी तो क्या करते हैं, वाटर बना लेते हैं। आपसे कोई पूछ दे क्यों बना लेते हैं, तो आप कहोगे ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और देखो उसने नीचे रीजन यही दिया है कि नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है किसको, जो हाइड्रोजन गैस बनी किसमें, वाटर में, और खुद को क्या कर देता है, रिड्यूस। ये भी बात बिल्कुल सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट इज आंसर ए। उम्मीद करता हूं 20 क्वेश्चन की ये एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके, कोई क्वेरी है कमेंट करिए। अगली वीडियो में मिलूंगा एक नए एमसीक्यू सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।